आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें ले जाएगा मद्रास के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया में, वो भी लेखक अशोका मित्रन की नजरों से। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए कि मेकअप डिपार्टमेंट किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को एक बदसूरत गहरे लाल रंग के राक्षस में बदल सकता था। बस यही एक लाइन काफी है ना, ये समझने के लिए कि जेमिनी स्टूडियोज का माहौल कितना मजेदार और थोड़ा सा कह सकते हैं बेतुका था। तो इस दौरे पर हम कहाँ कहाँ रुकने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी पैनकेक फैक्ट्री की, फिर मिलेंगे रंग के पीछे के लोगों से, जानेंगे कि स्टूडियो में खादी, कॉफी और कम्युनिज्म का क्या माहौल था, और फिर दो बहुत ही रहस्यमयी मुलाकातों का जिक्र होगा, और आखिर में हम सुलझाएंगे द गॉड दैट फेल्ड की पहेली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है स्टूडियो का कह सकते हैं सबसे अजीब हिस्सा, मेकअप रूम। और पता है, ऐसा माना जाता था कि ये जगह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले कि आप पैनकेक सुनकर कुछ और सोचने लगें, मैं साफ कर दूं, यहाँ बात खाने वाले पैनकेक की नहीं हो रही है। पैनकेक असल में उस जमाने का एक बहुत मशहूर मेकअप ब्रांड था, और जेमिनी स्टूडियोज में तो ये ट्रक भर भर के आता था। जरा उस कमरे का नजारा सोचिए, चारों तरफ बड़े बड़े शीशे और उन पर लगी ढेरों तेज बत्तियां। मतलब इतनी गर्मी होती थी कि एक्टर्स के लिए ये मेकअप करवाना किसी आग की भट्टी में बैठने जैसा था। वाकई एक अग्नि सदृश कष्ट था ये। और मजे की बात यह है कि इस जगह पर एक गजब का राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलता था। मतलब डिपार्टमेंट का हेड कोई बंगाली था तो उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया, असिस्टेंट्स में कन्नडिगा, आंध्रा वाली, मद्रास के क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मी और लोकल तमिल सब थे। सोचिए, पूरा भारत मिलकर एक्टर्स को बदसूरत बनाने के काम में लगा हुआ था। तो ये तो हुई मेकअप रूम की बात। अब जरा मिलते हैं उन लोगों से जो इस रंग रोगन के पीछे थे। और यकीन मानिए, इन किरदारों की अपनी कहानी उन फिल्मों से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक थी जो ये लोग बना रहे थे। स्टूडियो में ना एक खींचतान हमेशा चलती रहती थी। एक तरफ था वो ऑफिस बॉय, जो असल में करीब 40 साल का था। उसको लगता था कि वो एक बड़ा लेखक बन सकता था, पर यहाँ फंस गया है। और वो अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार मानता था कोथमंगलम सुब्बू को। सुब्बू, जो स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत रखते थे और हमेशा बॉस के चहेते थे। लेकिन सुब्बू की सफलता की वजह भी थी। वो सिर्फ खुशमिजाज नहीं थे, बल्कि एक जीनियस थे। छोटे मोटे रोल्स में कमाल की एक्टिंग करते थे, खुद कविताएं और कहानियां लिखते थे, यहाँ तक कि थिल्लाना मोहनाम्बल जैसा एक बड़ा नॉवल भी लिखा। फिल्म मेकिंग की कोई भी प्रॉब्लम हो, सुब्बू के पास हमेशा कई सोल्यूशन तैयार रहते थे, और दिल के भी बहुत बड़े थे। अब ऐसे इंसान से कुछ लोग तो जलेंगे ही। फिर एक और किरदार था जो पूरी तरह से मिसफिट था, स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील। सोचिए, जहां सारे लोग कवि और सपने देखने वाले हों, वहां एक ठंडे दिमाग और लॉजिक से सोचने वाला आदमी। और ये जनाब एक किस्से के लिए बहुत मशहूर थे। इन्होंने एक बार टेप रिकॉर्डर की मदद से एक एक्ट्रेस का करियर ही खत्म कर दिया था। तो ये तो हो गए कुछ लोग। अब बात करते हैं स्टूडियो के ओवरऑल माहौल की, कि वहाँ की हवा में क्या था। क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज एक तरह से उस जमाने के भारत का एक छोटा सा मॉडल ही था। जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया ही अलग थी। ये कवियों का पसंदीदा अड्डा था। यहाँ की मेस में बेहतरीन कॉफी मिलती थी और हर तरफ फुर्सत का माहौल था। ज्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी के फॉलोअर थे। लेकिन हाँ, एक चीज को लेकर सब एक मत थे, वो थी कम्युनिज्म से नफरत। और ये नफरत कोई ऐसी वैसी नहीं थी। उन लोगों के दिमाग में कम्युनिस्ट की एक अजीब ही तस्वीर थी, कि वो एक ऐसा इंसान है जो भगवान को नहीं मानता, जिसे अपने परिवार से प्यार नहीं, और जो अपने माँ बाप या बच्चों को भी मार सकता है। अब ये सोच कहाँ से आई, ये तो साफ नहीं था, लेकिन ये सोच बहुत गहरी थी, और यही सोच आगे आने वाली घटनाओं की वजह बनने वाली थी। और फिर स्टूडियो के इस अपने से बनाए हुए छोटे से संसार में बाहरी दुनिया ने दस्तक दी। एक बार नहीं, बल्कि 2 बार। और दोनों ही बार जो मेहमान आए, उनका मकसद वो नहीं था जो दिख रहा था। सबसे पहले पहुंची मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी, जिसे शॉर्ट में MRA कहते थे। ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे, तो जेमिनी स्टूडियोज में तो इनका जबरदस्त स्वागत होना ही था। इन्होंने 2 नाटक भी किए, और वो इतने प्रोफेशनल थे कि उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स को सालों तक तमिल ड्रामा में कॉपी किया जाता रहा। इसके बाद आए दूसरे मेहमान, और इनका आना तो एक पहेली ही बन गया। सवाल सीधा सा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एक अंग्रेज कवि का
ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या काम जो आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है। मतलब वो जो अंग्रेज कवि थे वो बोलते रहे और सामने बैठी ऑडियंस एकदम चुप और हैरान परेशान थी। किसी को एक शब्द समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। ऊपर से उनका इंग्लिश एक्सेंट ऐसा था कि समझने की जो थोड़ी बहुत कोशिश थी वो भी बेकार हो गई। पूरी तरह से कंफ्यूजन का माहौल था। खैर, ये बात भी आई गई हो गई। कई साल बीत गए। वो कवि कौन था, क्यों आया था, यह सब एक भूली बिसरी पहेली बन गया। लेकिन फिर अचानक इस पहेली के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि हमारे लेखक ने द एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन में एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का एड देखा। अब इस मैगजीन के बारे में जानने के लिए वो पहुंचे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। वहां जाकर पता चला कि इसके एडिटर तो स्टीफन स्पेंडर है। अरे, ये तो वही कवि थे जो स्टूडियो आए थे। और फिर सालों बाद उन्हें एक किताब मिली, द गॉड दैट फेल्ड। इस किताब में कई पुराने कम्युनिस्ट लोगों के एसेज थे और उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर का भी था। और बस पहेली सुलझ गई। अब जाकर लेखक को सब समझ आया। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस एसएस वासन, जो कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने ही स्टीफन स्पेंडर को बुलाया होगा। क्यों? ताकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलें। उस कवि का आना पोएट्री के लिए नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने ही मौके आए होंगे जो इस बात से तय नहीं हुए कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात से तय हुए कि क्या कहा नहीं गया या क्या गलत समझा गया। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।